जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों को, जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों को, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में। साहित्य सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। केदारनाथ जी की कविता की ये पंक्तियाँ सामर्थ्य के साथ ये प्रतिपादित करती हैं कि भाषा आत्मा की अंतर्चेतना की अभिव्यक्ति है। अंतर्चेतना संस्कृति से अनुप्राणित होती है। संस्कृति लोक मूल्यों का नवनीत होती है। कवि कुसुमाग्रज याद आते हैं, जो अपनी सुप्रसिद्ध रचना कणा, जो मूल रूप से मराठी में है, उसमें जब बाढ़ की विनाश लीला का वर्णन करते हैं तब गंगा को गंगा माँ कहकर संबोधित करते हैं। अर्थात बाढ़ की विनाश लीला के समय भी नदी केवल पानी नहीं है, वह गंगा माँ है, वह माँ है। संस्कृति और भाषा, इनका संबंध सहोदरा है। आज संस्कृति और भाषा के अंतर संबंध पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसार भारती के अपर महानिदेशक हैं। वे 4 अलग अलग विषयों में एमए किया है उन्होंने, 2 अलग अलग विषयों में बीए किया है, अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी की है। इसके साथ साथ वे 6 भाषाओं के विद्वान हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि एक ऐसे विद्वान व्यक्तित्व के सानिध्य में आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो चर्चा करना चाहते हैं आज भाषा और संस्कृति के अंतर संबंध की, सामान्यतः ये माना जाता है कि परंपराएं जो हैं वे संस्कृति का स्थूल रूप है और संस्कृति परंपरा का सूक्ष्म रूप है, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इस विषय को परिभाषित किया है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की दृष्टि में संस्कृति क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए भी, और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। और आज तो मैं मानता हूं कि देश में ऐसे विषयों पे बहुत गहन विचार विमर्श होना चाहिए जी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही लाभ का विषय है। और इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इशारा करूंगा एक दूसरे शब्द की ओर, जिसको सभ्यता कहते हैं जी। और मैं इस चर्चा के लिए पूरी तरह से निर्भर हो रहा हूं और आभारी हूं उनका, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने, उनकी विख्यात पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। जी जी। उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है इस पुस्तक को लेकर। पुस्तक में भी उन्होंने लिखा है कि इस तरह की पुस्तक किसी अन्य भाषा में उनको नहीं दिखी थी, और आज भी मैं मानता हूं कि ऐसी पुस्तक है नहीं। तो सभ्यता को अगर हम समझेंगे तो संस्कृति आसानी से समझ में आती है। सभ्यता उस चीज़ का नाम है जिसमें पदार्थ आता है। जी। जैसे आपका भवन कितना बड़ा है, आपने आज यातायात की सुविधाएं आ गई, तो तरह तरह की जो सुविधाएं हैं, जो स्थूल पदार्थ हैं, ये सभ्यता के उपकरण हैं। सही बात। लेकिन जो संस्कृति है वो इसका कोमल पक्ष है, मृदु पक्ष है। जैसे मैं आपसे बात कैसे कर रहा हूं, एक बेटा हमारे देश में अपने पिता से कैसे बात करता है, जी। माँ अपने बेटे से कैसे बात करती है, वो खाते कैसे हैं, वो सोते कैसे हैं, ये जो तमाम हमारे जीवन के जितने भी मृदु पक्ष हैं, वो सारे के सारे संस्कृति के उपकरण हैं, अंग हैं। और इसी की चर्चा होती है। आप आसानी से कहते हैं कि नहीं, ये तो आदमी चीनी है, ये इस तरह से बात करता है, या कोरिया का है इस तरह से बात करता है, अमेरिकन है ऐसे बोलता है। ये जो सारे के सारे पहलू हैं, ये संस्कृति के द्योतक हैं, संस्कृति के उपकरण हैं, संस्कृति के अंग हैं। जी। अब रह गई बात जो आपने शुरुआत से ही कही, और बड़ी अच्छी बातें आपने कही हैं, वो ये है भाषा और संस्कृति। भाषा और संस्कृति दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
जी। क्योंकि हमारे समाज में आपने देखा होगा, हमारे देश में चाहे किसी भाषा की बात हो, हम तमाम संबंधों के नाम देते हैं, चाहे वो बुआ हो, मामा हो, मामी हो, और कई खानदान तक जाते हैं। यहाँ तक कि अभी भी अगर गांव में आप देखेंगे तो मेरे जो मामा का परिवार होगा वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी संबंधित हो जाएंगे, उनको वो जानेंगे जी। उनके लिए भी रिश्ते का जो शब्द है वो ढूंढ लिया गया है। तो रिश्तों में जो व्यापकता है, संबंधों में जो व्यापकता है, वो आपकी संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है। सही बात है। और इसी तरीके से अगर आप इस बात को आगे बढ़ाएं तो अंग्रेजी के वर्चस्व में या अंग्रेजी के प्रभाव में आकर आप देखेंगे कि एक बच्चा आज मम्मी पापा या मम्मी डैडी पे वो बच्चा आ गया है, और यहाँ तक कि दादी शब्द भी अब जो है बड़े बड़े शहरों में कम प्रयुक्त हो रहा है। लोग ग्रैंड माँ बोलते हैं जी। या ग्रैंड पा बोलने लगते हैं, दादा दादी भी। तो ये जो मैं मानता हूँ कि इसका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय ये है कि आपकी संस्कृति का क्षरण हो रहा है, और संस्कृति आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आपकी पहचान धीरे धीरे लुप्त होगी। जी। जैसे मैं भी अपने पिताजी को डैडी कहता हूं, एक अमेरिका का भी बच्चा अपने पिताजी को डैडी कहता है, तो फिर किसी एक समान धरातल पर हमारे उसके बीच का भेद समाप्त हो गया ना। जी जी। तो हमारी पहचान संकट में आ गई। जब तक कि हम अपने पिताजी को पिताजी न कहें, बाबूजी न कहें, या अलग अलग, हमारे यहाँ क्षेत्रों में अलग अलग भाषा शब्द का प्रयोग होता है। जी। तो मैं इस तरीके से मानता हूं कि संस्कृति जिस चीज पर सबसे ज्यादा अवलंबित होती है उसका नाम भाषा है। अच्छा, संस्कृति जो है वो भाषा पर अवलंबित है। जी। पर हम अगर थोड़ा सा मनुष्य के विकास की यात्रा पर विचार करें तो मनुष्य का उद्भव जहाँ से हुआ उसके बाद में आरंभ में जो है हाव भाव होंगे, संकेतों की भाषा होगी, शरीर की जिसको देह बोली कहते हैं उसकी भी अपनी एक भाषा है। तो भाषा का जो मौखिक रूप है वो तो मनुष्य के बाद आया जी। उससे बहुत पहले संस्कृति शनै शनै विकसित होती है। संस्कृति पहले आ चुकी थी। तो भाषा संस्कृति पर प्रभाव डाल रही है या संस्कृति का प्रभाव भाषा पर होना चाहिए? देखिए, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जी। क्योंकि हम कैसे हैं इसका असर हमारी भाषा पर पड़ता है, और भाषा हमारी कैसी है उसका असर हमारे स्वभाव में पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी एक संस्कार शब्द है हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा शब्द है, या शिष्टाचार कह लीजिए आप जी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे घर परिवार में जो परंपरा है कि आप अपने से बड़ों का बहुत आदर करते हैं, उनका पैर छूते हैं जी। तो पैर छूने के लिए आपने शब्द बना दिया चरण स्पर्श, और ये जो शब्द हैं, शब्द युग्म चरण स्पर्श, ये आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमारे देश की तमाम बोलियों में भी है जी। शब्द का परिवर्तन होता है लेकिन भाव वही रहता है, भाव वही रहेगा जी। अब सवाल यह है कि आपका अगर अंतर संबंध आपके पारिवारिक लोगों के साथ बदल रहा है तो चरण स्पर्श जो शब्द युग्म है ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, ये भाषा के स्तर पर रहा होगा जी। तो एक हिसाब से वो शब्द नहीं रहेगा, फिर आपकी संस्कृति में बदलाव आ गया, क्योंकि चूंकि आप अब चरण छूते ही नहीं हैं जी। तो न तो वो परंपरा का हिस्सा रहा, पर परंपरा परिवर्तन हो गया, दूसरा वो शब्द भी गया तो आपकी भाषा भी पंगु हो गई, कमजोर हो गई। शब्द का जो भंडार है वो भाषा है। जैसे जैसे शब्द आपके लुप्त होंगे, आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण शब्दावली घट रही है, गांव के शब्द घट रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, आप देखेंगे कि अब हमारे सिनेमा में गरीब किसान कम दिखाए जाते हैं, गांव ही कम दिखाए जाते हैं जी। सिनेमा जो है ज़्यादातर नगरीय हो गया है, नगरीय है वो। और आपको याद होगा 50-60 के दशक में एक बेरोजगार गांव से निकलता था, शहर आता था, इसकी तमाम फिल्मों में कहानियां होती नायक के इर्द गिर्द नायक जो रूप मूल रूप से ग्रामीण उसका परिवेश एक का संघर्ष, उसकी बेरोजगार की स्थिति, शहर में वो कितनी मुश्किल से मशक्कत से रोजगार पाने की कोशिश करता है, ये जो कोशिश है, संघर्ष है, यही लुप्त हो गया जी। तो हमारा कहना है कि आप जैसे जैसे संस्कृति में बदलाव आता है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों का एक दूसरे से इतना अन्योन्याश्रय संबंध है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारी परंपरा का परिवर्तन भाषा पर असर करता है, भाषाई परिवर्तन परंपरा पे असर करता है। चूंकि हम डैडी कह रहे हैं
तो वो कई बार भाव दिल में उत्पन्न नहीं होता जी। जो बाबूजी या पिताजी कहने से होता। डेविड क्रिस्टल ने कहा है कि एक शब्द का प्रयोग यदि समाप्त हो जाता है, यदि एक शब्द की हत्या होती है, तो वो मोटे मोटे तौर पर एक मनुष्य की हत्या के समान है। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने चरण स्पर्श की बात की, जी। ऐसे तमाम शब्द हैं जो धीरे धीरे हमारे केवल शब्दकोश तक सीमित रह गए, वो व्यवहार में नहीं है। फिर भी मैं लौटकर उस प्रश्न पर आता हूँ। आपने कहा कि भाषा और संस्कृति एक दूसरे पर अवलंबित हैं, लेकिन दोनों में से अधिक प्रभाव यानी भाषाई संस्कृति होती है या सांस्कृतिक भाषा होती है? ये आपका बड़ा गूढ़ प्रश्न है। मैं तो अभी भी उस चीज़ पर कायम हूँ कि भाषा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है समाज का। जी। उसी तरीके से संस्कृति भी समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों एक दूसरे को अनेक तरह से अनेक स्तरों पर प्रभावित करते हैं। जी। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊं कि संस्कृति को लेकर हमारे देश की जो समझ है और जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें ये कहा जाता है कि भारत देश अनेक संस्कृतियों का देश है। जी। इसमें स्थान परिवर्तन पे संस्कृति का परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन से संस्कृति का परिवर्तन होता है जी। और आपको क्लास या वर्ग जिसको कहते हैं उसमें भी सांस्कृतिक फर्क है। यानी आर्थिक अगर जी, परिवर्तन हुआ जी, तब जी। भी परिवर्तन तो होता है। इस बात को और अंदर तक जाते हुए और इसमें चिंतन मनन करने के लिए जी। मुझे जो सबसे अनोखा देश इस विश्व में लगता हुआ है अमेरिका। क्योंकि आप जानते होंगे कि 300-400 साल पहले सारी दुनिया के लोग बाहर से आके इकट्ठा होकर के उस देश को बनाया हुआ है। सही बात है। इसलिए संस्कृति शब्द का पर जो विवेचना हुई है, पर जो चर्चा हुई है, विमर्श हुआ है, वो मेरी समझ से सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में क्योंकि स्वाभाविक है। उनको यही पता नहीं था जी। कि उनकी संस्कृति क्या है, क्या होनी चाहिए, किसको अमेरिकी संस्कृति से वो संबोधित करेंगे। कालांतर में मैंने देखा और जो पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक संस्कृति बनाई है जिसका नाम दिया है ऑल अमेरिकन कल्चर। यानी अमेरिका की एक खास संस्कृति है, ये उनका नारा है। जी। उसी तरीके से उसी बिना पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक संस्कृति जिसका एक सबसे व्यापक शब्द मेरी नज़र में जो आता है वो है भारतीय संस्कृति। एक भारत का नागरिक कैसे चीन के नागरिक से फर्क दिखेगा जी। या सऊदी अरबिया के किसी व्यक्ति से अलग दिखेगा, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये हुआ है कि पिछले कई शताब्दियों से चूँकि बाहर के लोग आए, हमारे ऊपर शासन किया उन्होंने, और शासन करने की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि विजेता दो काम करता है। जी। कहावत है इतिहास में कि विजेता ही इतिहास लिखता है। और दूसरी बात है कि अगर ये कोई विजेता हुआ है तो न केवल वो ताकत की बदौलत आपके ऊपर शासन करता है, बल्कि प्रकारांतर से वो सिद्ध भी करता है कि हम सांस्कृतिक रूप से भी आपसे वरीय हैं। हाँ, वो प्रयास करता है। प्रयास करता है। जी। तो इस प्रयास में उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, प्रभावित किया। जी। उसके बाद हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए 200 साल, उन्होंने भी तरह तरह से हमें प्रभावित किया। तो मैं जो मानता हूँ कि जो एक हमारा सोता है संस्कृति का, जी। वो सोता बहुत सालों तक दब सा गया और इसीलिए अनेक संस्कृतियों के नाम हो गए। जी। कि ये आप कह सकते हैं कि ये मराठी संस्कृति है या ये पुणे की संस्कृति है या मुंबई की संस्कृति है। स्थानीयता, जो स्थानीयता है उसने जो है बड़ा रूप बना के सामने आ गया, और जो आपका एक व्यापक शब्द होना चाहिए था भारतीय संस्कृति, वो कहीं दब गया, कहीं कहीं दब गया, यानी वो प्रभाव हमारा खंडित हुआ कहीं कहीं। जी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो आपने प्रश्न किया कि इसमें अगर इस तरह से देखा जाए तो संस्कृति का जो बिगाड़ है उसने हमें ज्यादा असर किया है। जी। क्योंकि जो बाहर के लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने आपको बताया कि आप में संस्कृति नहीं है। हाँ। जबकि दुर्भाग्य ये है उनकी समझ का कि जितने लोग बाहर के शासक हमारे यहाँ आए हैं, सांस्कृतिक तौर से कोई भी हमलावर या कोई भी शासक इस देश की संस्कृति से बेहतर संस्कृति से नहीं आया है। निश्चित मैं आपसे सहमत हूँ। जी।
तो उनकी सोच का दुर्भाग्य, लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि हमारी सोच का भी दुर्भाग्य था कि हम अपनी, मैं उसको श्रेष्ठता शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप कहीं 20 नहीं थे तो 19 भी नहीं थे, इस बात को हम जो है उनके सामने उस तरह से नहीं रख पाए, या हम अपने आप को आगे नहीं ले जा पाए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि विजेता वो तो ये प्रयास करेगा ही, अन्य संस्कृतियाँ जो आती चली गई, अलग अलग जो विदेशी आक्रमण होते गए, उस सारी प्रक्रिया में यदि हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो उन भाषाओं का और संस्कृति का एक बड़ा असर देखने को मिला कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे राजाओं की जो परंपरा रही, उसमें कहीं उपनाम जो है वो प्रयोग नहीं होते थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और शनै शनै उपनाम लगाने की एक प्रक्रिया, यानी अब आप उसको जाति व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं, वो अनुसंधान का, शोध का विषय है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उपनाम वाले विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं तो आपको दिल से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और आज के माहौल में बहुत ही प्रासंगिक है जी। और इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपकी उन बातों पर जाना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने कहा कि अगर हम 20 नहीं थे तो 19 भी नहीं थे जी। लेकिन मैं आपको कहूँगा, जितनी मेरी समझ है, संस्कृति के क्षेत्र में हम हमेशा 21 रहे। जी। हम बहुत ऊपर थे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे देश में की, वो कितनी छोटी जगह से आता था जिसका नाम था फरगना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर ने हमारे ऊपर सिर्फ 4 साल ही शासन किया जी। 4 साल में ही उसने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। और तुर्की भाषा का वो बहुत ही प्रख्यात ग्रंथ उसको माना गया है, सारे विश्व में उसका नाम है। अगर आप उसके चंद पन्ने पलट के देखें तो उस पुस्तक में बाबर ने कुल मिला के हमारे देश की संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई हैं। हमारा देश जो है गर्म प्रदेश है और अभी भी आप विंध्याचल से दक्षिण में जाएंगे तो सालों भर पुरुष जो है एक नीचे लुंगी पहनते और ऊपर बहुत वस्त्र नहीं पहनते। स्वाभाविक भौगोलिक स्थितियाँ वैसी। भौगोलिक स्थिति, भूगोल से संस्कृति का कितना संबंध होता है इसको जाने बगैर बाबर ने उसमें इस बात की चर्चा की है कि यहाँ के लोग निहायत लंपट असंस्कृत हैं, इनको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं मालूम है। जबकि उसको ये नहीं अंदाज था कि उससे कई हजार वर्ष पहले यहाँ के ऋषियों और मुनियों ने जैसी ऋचाएं लिखी थी जी। जैसे ग्रंथ लिख दिए थे जो संसार में दुर्लभ ग्रंथ है और आज भी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है कि आपने देखा होगा हमारी संस्कृति की महानता कि हमने वसुधैव कुटुंबकम किसी की बंदूक कनपट्टी पे लगाने से नहीं कहा था जी। अपने आप आया था। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे उसी दरमियान उन्होंने सिर्फ 2 पृष्ठ के बराबर भाषण दिया है और उसमें एक वाक्य आता है जो मैं कह रहा हूं कि अभी इस देश के अगर लोग उस वाक्य को जानेंगे तो वो फूले नहीं समाएंगे जी। उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि हमारे पूरे वैदिक वाङ्मय में और आज तक की जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें कहीं भी हमारे ऋषियों की ये परिकल्पना नहीं है कि संस्कृति या धर्म का कोई पक्ष सिर्फ हमारे लिए है। हम किसी को छांटते नहीं हैं। हम जब बात करते हैं तो पूरी धरा की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं। सारे ग्रंथों में संबोधन हे मनुष्यों, हे मनुष्य। और जिसमें उन्होंने लिखा है जो श्लोक आप देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ हिमालय के दक्षिण के लोग सुखी हों, उत्तर के लोग दुखी हो जाएं। जी। तो ये जो बड़प्पन है, महानता है संस्कृति का, ये हमारे देश में सदा रहा है। जी। दुर्भाग्य ये रहा कि हमलावर, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि हमलावर की तो इच्छा थी, उसकी साजिश थी कि उसने किया, हमने क्यों नहीं पहचाना? हमने क्यों नहीं पहचाना? तो मैं इसके 2 आधार बताता हूं। सबसे बड़ा आधार हमारे लिए ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे जो उपेक्षित क्षेत्र रहा है हमारे देश का, समाज का, वो था शिक्षा का। देखिए, शिक्षा वो मूल है कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, संस्कृति मृदु पक्ष है, कोमल पक्ष है, महीन काम है। उसको समझने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना अपरिहार्य है जी। लेकिन मेरा दावा है और मैं घोर आशावादी व्यक्ति हूं कि जैसे जैसे ये काल और का पहिया चलेगा जी। इस देश के लोग ज्ञानी होंगे तो आपकी अपनी संस्कृति की महानता स्वतः स्थापित होती चली जाएगी।
इसमें बहुत श्रम नहीं करना पड़ेगा आपको। जी मैं और आप बैठ के इसके लिए बहस नहीं करेंगे। जी उसी के साथ जुड़ा हुआ पहलू है वो है आर्थिक विपन्नता। चूंकि हमारा देश उपनिवेश रहा, हमारे उद्योग धंधे समाप्त कर दिए गए। जी मैं एक आर्थिक आंकड़ा आपको पेश करूं कि मुश्किल से 2000 साल पहले इस पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका चौथा हिस्सा सिर्फ भारत था। आज हम 2% नहीं है। जी जी तो कहाँ 25% से लुढ़क के हम 2% आ गए, तो उसका सीधा मतलब यह है कि हम गरीब हो गए। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, हमारी संस्कृति सबल होगी, और मैं मान के चलता हूं कि इस संस्कृति का कोई सानी नहीं है विश्व में जी जिसने परिवार को केंद्र में रखा है। संस्कृति ने समाज को केंद्र में रखा है और पूरे विश्व को परिवार मानता है। ये दुर्लभ चीज है। और निश्चित तौर पर। आज तक भी इतने हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति के होते हुए विश्व में किसी और देश के मनीषियों ने इस तरह की चर्चा नहीं की, परिकल्पना नहीं की। जरा सा मैं आपको उस विषय की ओर फिर से ले जाना चाहूँगा। आपका उस विषय में गहरा अध्ययन है। उपनामों की थोड़ी सी अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश जी, मैंने इस पर काफ़ी गहन चिंतन किया, क्योंकि जो आपका प्राचीन साहित्य है और जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, क्या दक्षिण के, क्या उत्तर के, क्या पूर्व के, क्या पश्चिम के, आप चाहे वो कौटिल्य को ले लें या वेद के ऋषि मुनियों को ले लें, याज्ञवल्क्य को ले लें, गार्गी को ले लें, जो अवतार हुए हैं हमारे यहाँ भगवान राम और कृष्ण, किसी को भी ले लें, किसी व्यक्ति के नाम के आगे कोई जाति सूचक क्या कहें, कोई भी उपनाम नहीं जी। और सबसे बड़े जो सुखद आश्चर्य की बात है, 300-400 सालों तक जो लंबा कालखंड रहा है और देशव्यापी आंदोलन चला जिसका नाम आप भक्ति काल कहते हैं, और हमारी तमाम भाषाओं का वो स्वर्णिम काल माना जाता है हमारे देश में, क्योंकि वो एक ऐसा काल है जिसमें जिसने जो लिखा है वो बहुत सारे लोगों ने कंठस्थ कर लिया है। जी। ये सौभाग्य तो आज के लेखक और कवि को भी हासिल नहीं हो पाता कि उनकी कविताएं, उनके दोहे, कहानियां, बातें जो है मुहावरों की तरह लोगों में प्रयुक्त हों। सही बात है। तो सूर, मीरा, तुलसी सब नाना सब हो गए बहुत प्रसिद्ध। इस समय भी आप देखेंगे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके नाम के आगे उपनाम लगा हो। जी। एक शब्द है, आप उत्तर भारत में लोग खत्री अपने नाम के आगे लगाते हैं। जी। खत्री जो है एक जाति है और जाति सूचक उपनाम भी है। जी। आप गुरु नानक को ले लीजिए जो खत्री थे, उन्होंने कभी उसकी जरूरत नहीं समझी। जी जी जी। तो आपको सब कुछ को देखते हुए फिर आते हैं आप अंग्रेज के काल में। जी। अंग्रेज के समय में हमारा क्षरण इस रूप से होता है कि अंग्रेजों को बताया जाता है जी कि ये देश जातियों में विभाजित है, जबकि सच्चाई इसके परे थी। क्योंकि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो युद्ध हुए हैं उनमें बहुत सारे राजा शूद्र हुए हैं। जी जी। राजा हुए हैं वो, तो इसलिए वो प्रभावशाली काम नहीं हो सकता था और ये देश मजबूत था। अंग्रेजों को इसका भय था। वो चाहते थे कि चाहे जितने खंड में इनको विभाजित किया जाए उतने खंड में हमें विभाजित करना, खंडित करने का षड्यंत्र था। अब जो स्थिति है उसमें संस्कृति और भाषा, इसका समन्वय हम कैसे साधें, क्योंकि हमें टिके भी रहना है, हमें बने भी रहना है और समय के साथ भी चलना है। तो ये टिके रहना, बने रहना और चलना, इस सबको एक साथ कैसे साधा जा सकता है? देखिए, इसमें एक तो सबसे जो आसान बात है वो ये है कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है जी। हमारा देश इतना पुराना है, हमारे यहाँ का जिसको वैदिक धर्म कहते हैं वो इतना पुराना है कि बहुत सारे लोगों ने ये लिख दिया है कि इससे पुराना धरती पर कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि हम उखड़ने भागने वाले लोग नहीं हैं। निश्चित। हमारे पैर धरती पे हैं और जमे हैं, जमे रहेंगे। इसमें क्या है, एक जो मैं बड़ा अच्छा संकेत देखता हूँ वो है भाषा। जी। चूँकि भाषा में अगर आपकी पकड़ होगी तो संस्कृति अपने आप बेहतर होगी, और संस्कृति बेहतर होगी तो भाषा बेहतर होगी। भाषा बेहतर होगी। लेकिन मैं भाषा पक्ष को ले रहा हूँ। आप देखेंगे कि इस आधुनिक युग में, अभी के समय में, और जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने अभी से 20-25 साल पहले ये कल्पना नहीं की थी कि दिल्ली से प्रसारित होने वाले टीवी पर जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें कितने प्रोग्राम हिंदी में होंगे। जी। जितने गंभीर विचार विमर्श होते थे वो अंग्रेजी में ही होते थे। ये माना जाता था कि अंग्रेजी ही गूढ़ विचार विमर्श के लिए की अनुकूल भाषा है। जी। आज आपकी हालत ये है कि 20 बड़ी भाषाओं में
अगर आप लिस्ट बना के देखें जिनमें समाचार प्रसारित होते हैं टेलीविज़न पे सैकड़ों चैनल में, उनमें अंग्रेजी जो है वो पिछड़ के 16वें 17वें नंबर पे चली गई है। एक गणना ये बताती है कि 200 लोग अगर हिंदी में समाचार देख रहे होंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 4 लोग अंग्रेजी के देख रहे होंगे। तो हुआ क्या है कि अचानक बाजार ने हिंदी को वो स्थान दिला दिया है जो अन्यथा उसको मिलना मुश्किल था। कठिन होता है। जी। तो अब हमें आपके साथ ऐसा है कि अगर आप बड़े अंग्रेजी चैनल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बोलने वाला है दूर से वो हिंदी में बोल रहा है जी। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे अंग्रेजी नहीं आती जी। तो जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और इस आत्मविश्वास के बढ़ने का कारण उसकी आर्थिक संपन्नता है जी। मैं इसमें एक हमारी महान आत्मा है उनका नमन भी करूंगा, रामविलास शर्मा जो हमारे बहुत बड़े हिंदी साहित्य के आलोचक थे। उनका हमेशा ये कहना था जी। कि उस दिन हमारा साहित्य अपने आप 7वें आसमान पे पहुंचेगा जिस दिन हिंदी प्रदेश संपन्न हो जाएगा। मित्रों, आज का विषय हम ये आशा करते हैं कि आप सबको चिंतन का कोई बिंदु दे गया होगा। यह चिंतन चेतना को जागृत करे और इस चेतना के चलते सक्रिय और विचारवान नागरिक, सक्रिय और विचारवान समाज देश को प्राप्त हो। यही दूरदर्शन के कार्यक्रमों का उद्देश्य भी होता है। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत